नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर नया धमाका किया है। अधिकारियों की बैठक में लिया गया फैसला, अब बाहरी लोग नहीं ले पाएंगे कृषि जमीन। अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। आपको बता दें कि नया भू कानून तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। मैंने पिछले वर्ष मई में भी कैबिनेट में इस बात की चर्चा की थी और एक हमने निर्णय तभी ले लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी प्रकार की जो जमीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति है वो प्रदान करेंगे। और आज से नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है। आदेश कल मुख्यमंत्री ने जारी किया है, कितना आपको लगता है कि उससे प्रदेश में कृषि भूमि या उद्यान जो है वो लूटने से बचेगी? राज्य बनने के बाद 2002 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने इस राज्य के अंदर एक भू कानून लाने का काम किया। तत्पश्चात मोहन चंद खंडूरी जी ने उस भू कानून को और सख्त करने का काम किया, लेकिन फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद उन्होंने इस भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि भूमि जो है वो ना तो खरीदी जाएगी ना बेची जाएगी, उस पर रोक लगाई है। लेकिन जब तक भू कानून नहीं आ जाता है तब तक मैं समझता हूं ये कदापि उचित नहीं है। सरकार एक मजबूत भू कानून लाए। अगली खबर लक्सर से है, जहां 12 दिन बीत जाने के बाद भी गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से भारतीय किसान संघ नाराज है। बाकियों के किसानों ने धरना स्थल पर सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की लगातार अनदेखी कर रही है और आने वाले दिनों में सरकार को भारी पड़ सकती है। किसानों का कहना है कि वह आपको जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गन्ना मूल्य घोषित होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि किसानों ने पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब की तर्ज पर गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग की है। किसानों ने ऐलान किया है कि यदि जनवरी माह के पहले सप्ताह में गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया जाता है तो फिर उनका आंदोलन गन्ना समिति से निकलकर सड़कों तक पहुंच सकता है और इसमें सड़क यातायात और रेल का चक्का भी जाम किया जा सकता है। अगर 20 तारीख तक मूल्य निर्धारण नहीं होता तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और 20 तारीख से ही हमारा धरना चालू है और सरकार की अब तक भी आंख नहीं खुली। अगर हमने कहेगा पहली तारीख तक, कल पहली तारीख हो, हम शांतिपूर्वक धरना रखेंगे और पहली तक अगर कुछ मूल्य निर्धारण नहीं होता तो हम उग्र रूप करेंगे, सोसाइटी बंद करेंगे और आपका सड़क जाम करेंगे, बंद करेंगे। हमारा धरना चलते हुए 12 दिन के लगभग हो गए हैं। तो आज हमने सरकार मतलब कान में तेल डाले बैठी है, इसको जगाने के लिए हमने आज ये यज्ञ किया आज, जिससे सरकार को बुद्धि आए और किसान का मूल्य ठीक करके दें और किसान का भाव मतलब अब 500-600 के लगभग अब जब बिकने वाला हो रहा है उस सर्किट में, मिल वैसे ही बंद होने वाला हो रहा। अब इस समय नहीं हमारा भाव निश्चित करेंगे तो फिर कब वो करेंगे, पता नहीं क्या सरकार, दोनों सरकार उत्तर प्रदेश की और ये उत्तराखंड की बिल्कुल किसानों की नहीं सोच रही। अभी आपदा ही है, ये नहीं सोचे कि आपदा ही है और किसान को उसका लाभ मिले। और इसी खबर पर हमारे साथ लक्सर से संवाददाता जसवीर सिंह जुड़ चुके हैं। जी जसवीर, जिस तरह से किसानों के द्वारा गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, क्या कुछ ताजा जानकारी आज है? देखिए, ये धरना 12 दिन से लगातार चल रहा है और अब स्थिति ये बन गई है कि किसान यानी भारतीय किसान संघ के साथ साथ में दूसरे संगठन भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। वजह ये भी है कि जब से शुगर मिल चला है तब से लेकर अब तक सरकार की तरफ से न तो कोई गन्ना मूल्य को लेकर के कोई घोषणा की गई है और न ही जब से धरना दे रहे तब से सरकार का कोई नुमाइंदा या फिर अधिकारी इन लोगों से मिलकर के कोई आश्वासन या इनका ज्ञापन नहीं लेगा। हालांकि ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा तहसील से लेकर के जिला मुख्यालय तक ज्ञापन प्रेषित किए गए, चेतावनी दी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो अब ये कह रहे हैं कि या तो हरियाणा की तर्ज पे जो गन्ना मूल्य वहां की सरकार ने घोषित किया वो उत्तराखंड को भी दिया जाए यहाँ किसानों को। साथ में ये कह रहे हैं कि यहाँ का किसान पहले पीड़ित है, हरिद्वार में भीषण बाढ़ आई थी, उससे पहले ही गन्ने की फसल के साथ साथ दूसरी फसल तबाह हो गई थी। अब जो गन्ना बचा हुआ है उसे भी वो बिना मूल्य घोषित किए ही शुगर मिल में डाल रहे हैं। और तो पूरे उत्तराखंड के किसान जो है इस मसले पर
कहीं ना कहीं एकत्र हो रहे और माहौल गर्म हो रहा। तो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर ले और कहीं ना कहीं सड़क तक पहुंचकर किसान अपना दूसरी रणनीति बनाए, यानी चक्का जाम या जिस तरह की वो घोषणा भी कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह सरकार के नुमाइंदे उन्हें उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में भी उनका विरोध करेंगे। यानी जो भाजपा के लीडर्स हैं उन्हें क्षेत्र में घुसने पर उनका विरोध किया जाएगा, ये इनकी चेतावनी है। तो इसे सरकार को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि फिलहाल किसानों को किस तरह कवर करना है, यानी उनकी जो मांग है उस पर क्या एक्शन लेना है, ये जरूरी फिलहाल, नहीं तो किसानों का आंदोलन ये और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। जी बिल्कुल जसवीर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर सितारगंज से है, जहां वाहन चालकों ने नए दुर्घटना कानून हिट एंड रन को खत्म करने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में लिखा है कि दुर्घटना के संबंध में पारित नए हिट एंड रन कानून के बनने से वाहन चालकों में डर का माहौल बना हुआ है, ड्राइवरों को गाड़ियों को चलाने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ ज्ञापन में लिखा है कि जब भी कोई हादसा होता है तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भीड़ से जान बचाने की वजह से भाग जाते हैं, ना कि लापरवाही में। उन्होंने बताया कि इस समय ड्राइवरों की वैसे भी कमी हो रही है, जिसका परिवहन कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही नए दुर्घटना कानून को खत्म करके पुराने कानून को पहले की तरह लागू रखने की मांग की गई है। न्यू पब्लिक कैरियर एसोसिएशन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय मंत्री जी केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी के लिए संबोधित है। और इसमें नए कानून को लेकर हिट से संबंधी जो नया कानून है उसके संबंध में कुछ मांगे रखी गई हैं। ज्ञापन आज ही हमारे द्वारा माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाए। अगली खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। एसडीएम के मुताबिक 28 दिसंबर को टांडा महतौली क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई को संज्ञान में लिया गया था। अवैध खनन पर जांच में करीब 6100 घन मीटर अवैध खनन की पुष्टि की गई है, जिस पर 18,78,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एसडीएम ने जिला मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। वहीं राजस्व विभाग को अन्य जगहों पर भी अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद जांच कराई जा रही है। देखिए, लगातार हमारे यहाँ से अवैध खनन की कार्रवाई होती रहती है और फिलहाल हमने आज की कार्रवाई तो नहीं है, परसों की कार्रवाई है। और हमने चूँकि अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, मिट्टी खोदने की शिकायत मिल रही थी, तो हमने मौके पर टीम भेजी थी और टीम के द्वारा पैमाइश की गई, जिसमें करीब 6100 घन मीटर के आसपास अवैध खनन पाया गया है। तो उस पर हमने 18,78,000 के आसपास हमने जुर्माना निर्धारित किया है और जिला कार्यालय में हमने रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित कर सांसद ने लोगों को दिलाई विकसित राष्ट्र की शपथ। सरकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी, वहीं मौके पर लोगों को दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। तो हरिद्वार से खबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सांसद ने लोगों को विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका अदा करने की शपथ दिलाई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, सांसद ने लोगों को दिलाई विकसित राष्ट्र की शपथ। मौके पर लोगों को दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी, साथ ही साथ मौके पर ही दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। उत्तराखंड में राम के नाम पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक मौके पर 22 जनवरी को दीपावली का उत्सव मनाएगी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है, जो कि सही नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी से 15 जनवरी के बीच अयोध्या आए अक्षत कलश को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण दिया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने घर के मंदिरों में 5 दिए जलाकर समूचे घर में दीपावली की तरह साज सज्जा करेंगे। 22 जनवरी का दिन सभी सनातनी भाई बहनों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो निवास करने वाले हैं, वो ऐतिहासिक दिन है। भगवान श्री राम की उस दिन वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। उस दिन को दीपावली के रूप में पूरे सभी सनातन धर्मावलंबी और जिनके राम के प्रति आस्था है, उसे एक दीपावली के रूप में मनाने वाले हैं। सभी घरों में दीपदान होगा, सभी घरों में दीपावली का उत्सव होगा और निश्चित रूप से जो भारत के मानबिंदु है उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा कि भगवान श्री राम को
500 वर्षों के बाद ये न्याय मिला है सनातन धर्मावलंबियों को। निश्चित रूप से जिन लोगों की इस पे इतने लंबे समय तक कुर्बानियां रही, उनके लिए भी एक बहुत श्रद्धांजलि होगी। राम जो है कोटि कोटि भारतवासियों के नहीं, दुनिया वासियों के जो है हृदय में विराजते हैं। उनके लिए उनकी श्रद्धाएं जो है जन्मजात हैं और आज ही नहीं, युगों युगों से ये श्रद्धा लोगों के दिलों में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर भी राजनीति कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, सरकारी पैसा उसमें लग रहा है, लेकिन भाजपा अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है कि राम मंदिर के निर्माण में उसका योगदान क्या है, मोदी जी का योगदान क्या है। ये सर्वोच्च न्यायालय के योगदान को नकारने का काम कर रहे हैं। लोगों के दिलों में तो भगवान राम की ज्योत वैसे ही हर दम जो है प्रज्वलित रहती है, फिर इसका भाजपाईकरण क्यों किया जा रहा है, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा। और राम मंदिर के नाम पर जो रथ यात्रा निकाल के अडवाणी जी के दौर में आपने अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब आज तक आपने जनता से नहीं। प्रदेश में इस समय मूल निवास को लेकर एक आंदोलन चल रहा है। कुछ दिनों पहले हजारों की संख्या में आम लोग सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर उतरे हुए थे। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा है कि उत्तराखंड में इस समय 3 फॉर्मूले पर काम करना होगा। उसके अनुसार सबसे पहले उत्तराखंड में सख्त भू कानून की जरूरत है। खबर देहरादून से है, जहां बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने गेस्ट हाउस की ओर को और बेहतर करने पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि मंदिर समिति के गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं की खराब स्थिति है। हालत ये थी कि पर्यटक रुकने से भी परहेज कर रहे थे। इसी को देखते हुए अब जाकर मंदिर समिति ने अपने सारे गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं को अच्छी स्थिति में कर किया है। लेकिन इन सभी में काम करने वाले ठेकेदारों के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने जो काम किया है वह मानक के अनुरूप नहीं है। इसी को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने सभी ठेकेदारों का भुगतान को रोक दिया है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अचेंद्र अजय का कहना है कि वैसे भी हमें इस बात की जानकारी मिली है, सभी ठेकेदारों का भुगतान चेक दिया गया है और जांच कमेटी बना दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है और जो हमारे धाम में देश विदेश के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास श्रद्धा का केंद्र है, तो वहाँ पर जो भी कार्य हों, जो भी गतिविधियाँ हों, उनमें पूरी तरीके से पारदर्शिता कायम हो और निर्माण कार्य से लेकर नियुक्तियों से लेकर हर कार्य में वहाँ पर पारदर्शिता हो। इस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष यात्रा काल के प्रारंभ में हमने जो हमारे यात्रा मार्ग पर विभिन्न गेस्ट हाउसेज हैं, उन धर्मशालाएँ हैं, उनमें मरम्मत के कार्य कराए थे, पुनर्निर्माण के कार्य कराए थे, सौंदर्यीकरण के कार्य हुए थे। उसके अलावा कुछ गेस्ट हाउसों में वहाँ पर सामग्री इत्यादि भी आपूर्ति की गई। अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां नए साल के पहले दिन छाया घना कोहरा। कोहरे के साथ नए साल का स्वागत। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वहीं मौसम विभाग ने हल्की बारिश की जताई आशंका। देहरादून से खबर, नए साल के दिन कोहरे के साथ हुआ नए साल का आगाज। कोहरे के साथ नए साल का स्वागत। मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश की जताई आशंका। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की जताई आशंका। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। देहरादून से खबर, नए साल के पहले दिन छाया रहा घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। देहरादून में 8-9 दिसंबर को संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जिस तरह से एमडीडीए ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने संवारने का काम किया था, उसी तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण कार्य करेगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्राधिकरण के द्वारा किए गए तमाम कार्यों को शहरवासियों के द्वारा खूब सराहा जा रहा है। G20 में भी जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण काम किया, उसकी काफ़ी जन सामान्य के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, तारीफ की गई। तो उसी को बढ़ाते हुए इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को काम मिला था। उसमें देहरादून की 13 मुख्य सड़कों को हमने लिया था और उससे भी काफ़ी जन सामान्य से हम लोग जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी लिया जाए। तो ऐसी लगभग 30 सड़कों को हमने और चिन्हित किया है देहरादून में, ऋषिकेश में,
और विकास नगर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, तो उन सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हम लोग करें। JN1 के खतरे को देखते हुए देहरादून नगर निगम भी अलर्ट मोड पर आ रहा है। इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने वर्तमान में नगर निगम के पास दवाइयों और कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि करीब 4000 लीटर की मात्रा में है, और छिड़काव के लिए स्प्रिंकलर का प्रबंध भी किया गया है, जिसकी जरूरत पड़ने पर एक ट्रायल राउंड भी किया जाएगा। वर्तमान में हम लोगों के पास नगर निगम में दवाओं की और किसी भी प्रकार के कीटनाशकों की कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि सैनिटाइजेशन के रूप में जिसका कार्य लिया जाता है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसकी जो है साथ ही साथ हमारे जो स्प्रिंकलिंग जिसके द्वारा की जाती है वो भी हमारे पास मौजूद है, और यदि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए पूरी बंदोबस्ती हमारे पास से कर ली गई है। उसका एक हम लोग आने वाले दिनों में यदि जरूरत पड़ी तो एक ट्रायल राउंड भी ले लेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर है, सनबैंड के पास स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां SDRF ने घायलों को रेस्क्यू किया है। जानकारी के मुताबिक स्कूटी पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक युवक सड़क पर ही गिर गया था और सामान्य घायल था, जबकि 2 युवक स्कूटी समेत खाई में गिर गए। SDRF रेस्क्यू टीम के द्वारा रात के घनघोर अंधेरे में कठिनाइयों का सामना करते हुए फायर सर्विस SDRF के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए दोनों गंभीर घायलों को खाई से बाहर निकालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया और एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भिजवाया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार जहां अब भू कानून और मूल निवास के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल लगातार बीजेपी सरकार से प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इसी मामले में आज डोईवाला तहसील उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने जिलाध्यक्ष पाल ने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड क्रांति दल आज मूल निवास और भू कानून सशक्त भू कानून बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अपने उप जिलाधिकारी डोईवाला के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा सीधा सा कहना है, मूल निवास 1950 से कम हमें कोई मंजूर नहीं है, वो हमारा हक है, अधिकार है, हम कोई भीख में नहीं ले रही है। और जिस तरह हिमाचल राज्य में भू कानून बना था, उसी तरह में उत्तराखंड राज्य में भू कानून बनाई जाए। हिमाचल में जैसे लागू है वैसे हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पर जो बेरोजगारी है, यहाँ पे जो बाहर के आकर हमारे उत्तराखंड में आकर जमीन खरीद लेते हैं, मतलब जो भी है, मतलब हमें हमारे यहाँ के लोगों को भी बेरोजगारी से बचाना है, तो हमें भू कानून लाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें ये भू कानून चाहिए और हमें ये जो अस्थायी निवास और मूल निवास है, हमें मूल निवास चाहिए, हमें अस्थायी निवास नहीं। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज चल रही है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के तहत विस्तारकों को चुनावी कमान सौंप दी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय सचिव कौस्तुभानंद जोशी ने कहा है कि हर चुनाव बीजेपी के विस्तारकों की अहम भूमिका रहती है, जो हर बूथ, हर मंडल, हर शक्ति केंद्र से लेकर प्रत्येक विधानसभा के हर क्षेत्रों में जाकर पार्टी का पक्ष में प्रचार करते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी विस्तारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकल जाएंगे और पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। देखिए, हर चुनाव में पार्टी की एक रचना है विस्तारकों की, जो विभिन्न विधानसभाओं में जाकर पार्टी की रीति नीति के अनुसार जो हमारे काम होते हैं बूथ स्तर के, इन सभी कामों की देखरेख करते हैं और अपने संगठन के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता चुन के इसमें आते हैं। और इस समय जो लोकसभा चुनाव है 2024, इसके लिए 70 की 70 विधानसभाओं के लिए हमारे कार्यकर्ता विस्तारक को रूप में तैयार हैं। अब जल्द ही हम उनकी सारी योजना बैठक हो चुकी है और 1-2 दिन में वो लोग सब अपने अपने विधानसभा के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।